ओम नमः शिवाय। 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 वासुदेवाय भागदेव नमः। मित्रों, आप सबको सादर प्रणाम। मैं राकेश परमार। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन के आज सोमवार के दिन विशेष पूजा आयोजन भगवान शिव की होती है। वो सब पूजा आयोजन देश दुनिया भर में जितने लोगों ने किया है वो सबका फल आप सब लोगों में वितरित हो और आप सब लोगों से लाभान्वित हो। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान का कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आज का मुद्दा यह है कि जो राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाया है, उसमें से क्या आपको वाकई लगता है कि ये सचिन पायलट का बगावत है? अगर ऐसा लगता है तो मैं क्षमा के साथ आपसे डिफर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सचिन पायलट का बगावत नहीं है। ये असल में कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है और ये राहुल गांधी का राजनीतिक बहिष्कार होता है। राहुल गांधी के राज सत्ता को चैलेंज है और कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी को मटियामेट करने, उनके हर शिलालेख को मिटाने की साजिश की अगली कड़ी है। मैं अगले आधे घंटे 45 मिनट में सिलसिलेवार तरीके से आपको इस विषय में बताऊंगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि मेरी बातें लोगों तक पहुंचे और लोग सही फैक्ट से अवगत हो कि ये सचिन पायलट का विरोध है या राहुल गांधी के वर्चस्व का खात्मा करने का प्रयास है। कांग्रेस के हाईकमान जिसको हाई कमान कहते हैं, हम आई कमान कहते हैं। आई मतलब मैं, मेरी कमान। तो वो कांग्रेस की आई कमान की कंट्रोलिंग की लड़ाई है। ये मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा और मैं लगता है मुझे कि मैं बताऊंगा तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। ये बात कहने से पहले एक बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज आपसे रेज करना चाहता हूं। चूँकि मैं पूर्वांचल का हूं और कोसी नदी की बाढ़ ने बिहार में बदहाल स्थिति कर रखा है और पता न क्यों सरकार की उदासीनता मुझे बड़ा चिंतित कर रही है। बिहार में कोसी नदी पर सरकार उतनी त्वरित एक्शन नहीं ले रही है जितनी पिछले बार ले रही थी और सरकार के इस रवैये का, इस उदासीनता का मैं कारण नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि यही कोसी नदी है जो नीतीश कुमार को मालामाल कर दिया था और कहा जाने लगा था कि हैप्पी कोसी फ्लड। ये राजनीतिक टोंट और व्यंग किया जाने लगा था। जो बिहारी एक दूसरे को मिलता था ऊंचे स्तर पर था हैप्पी कोसी फ्लड, क्योंकि उस वक्त बड़ा इस पर चर्चा थी। मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब की बार क्या देश दुनिया से कोसी फ्लड के नाम पर फंड नहीं आ रहा है, इसलिए उदासीनता है, इसलिए वहाँ पर नहीं है, ये नहीं जानता। लेकिन कोसी नदी के बाढ़ के प्रकोप से जितने हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, मैं सभी के आत्मबल को सम्मान करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुरंत अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, जान माल की रक्षा हो और उनमें से किसी का कोई नुकसान नहीं हो। माँ गंगा उन पर कृपा बनाए रखे। मित्रों, एक और बड़ा जरूरी मुद्दा था आज की तारीख में। वो इतना जरूरी था कि आज धरती धन्य हो गई। मेरी आंखें एकदम आज के दिन के लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कितना कोटि कोटि आभार व्यक्त करूं अपने समाचार चैनलों को। आदरणीय कमेश्वर सिंह जी को सादर प्रणाम, चंद्रशेखर जी को सादर प्रणाम, बलिया फाउंडेशन अमृत भाई आपको भी नमस्कार बोल रहा हूं मैं। मित्रों, मैं अभी ये जो बात जिस आदमी के लिए कहने जा रहा हूं, पहले उसकी हैसियत जान लीजिए, औकात। उस आदमी के पास दुनिया की जितनी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन होता है ना, वो सब उनके पास है। मतलब उनके पास रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, बुगाटी है, फॉर्च्यूनर है, लिम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है। मतलब वो जो नाम आपको पता हो ना महंगी गाड़ियों का, करोड़ों वाली, वो सब उनके पास है।
जिस मुंबई शहर में आदमी पांव रख देता है ना, वो पांव भर की जमीन अगर उसके पास है तो कहा जाता है कि यार एक करोड़पति आदमी है। उस मुंबई में उनके पास 4-4 बंगले हैं, बड़े बड़े आलीशान। लोग उनको सदी का महानायक बोलते हैं, हालांकि मैं नायक बोलता हूँ। और महानायक मेरे हिसाब से अभी बहुत लोग हैं जिनके अनुभव और अभिनय के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया का जमाना है, उनको महानायक कहा जाता है। 6 फुट 4 इंच कद वाला 86 वर्षीय नौजवान, बांका छोरा जवान, जिनको हम सब अमिताभ बच्चन के रूप में जानते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरती का ताज जीत चुकी बहू है उनके पास। सिनेमा में गुड्डी की छवि बनाने वाली पत्नी है, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं। सरकारी सुविधा भी उनके पास है, पैसे की प्रतिष्ठा भी उनके पास है। ऐसे आदमी ने आज सवेरे नाश्ता किया, ये समाचार का हेडलाइन था, बाकायदे लिख करके रजत शर्मा के चैनल पर मैंने देखा था। मैं बड़ा धन्य हुआ और मैं सोचने लगा कि वो समाचार प्रसारित होने का क्या मतलब होगा। क्या समाचार चैनल वाला ये बताना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन से आपकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है तो आप मत घबराइए, आपका चहेता कलाकार नाश्ता करने भर का इंतजाम कर चुका है। फिर मैंने सोचा कि यार लीलावती अस्पताल में तो 10 लाख 15 लाख रुपया रोज का खर्चा है, तो जब आदमी 10 लाख रुपया दे रहा है तो नाश्ता तो वहाँ से कम्प्लीमेंट्री है, अस्पताल की तरफ से फ्री में मिलती है। फिर ये खबर कहाँ हुआ? फिर नीचे एक और दोबारा उसी में आया कि अमिताभ बच्चन रात में अच्छी नींद लिए। भाई वाह, ये सुन करके मेरी नींद खराब हो गई। उसके बाद से मैं सो नहीं पाया, नहीं तो आजकल के लॉकडाउन में दिन में 2-1 घंटा सो लेता हूँ। उन नींदें मेरी गायब हो गई। रात में नींद आए, कमेश्वर बाबू से और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा हमको दुआ करेगा कि रात में मेरी नींद बढ़िया से आवे। आज का समाचार यही था कि अमिताभ बच्चन ने नाश्ता किया और उनको रात में अच्छी नींद आई। ये है हमारा समाचार। महान है हमारे समाचार वाले। ये जो कह रहे हैं वो शैतान है, क्योंकि अगर यही खबर है तो फिर ऐसे खबर का खबर लेना ही चाहिए। हमको दुख व्यक्त करना चाहिए, अफसोस व्यक्त करना चाहिए कि समाचार का हेडलाइन ये आ रहा है कि अमिताभ बच्चन ने नाश्ता किया और रात में नींद लिया। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग मरने के कगार पर हैं। कितने लोगों का कोरोना रिपोर्ट पता नहीं चल रहा है, कितने का इनकी रिपोर्ट उनको चली जा रही है, और कितने लोग तो चले गए, उनका पता नहीं चला कि कोरोना से गए या किसी और से गए। इस पर समाचार नहीं चल रहा है, अमिताभ बच्चन पर चल रहा है। इसी को बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो दिखता है वो बिकता है, और समाचार वाले बेचते हैं, उनको और कोई मतलब नहीं है। खैर, अभी एक समाचार नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा आया। हालांकि वो अब विदूषक के रूप में आ गए हैं, उनकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो चीन के हाथ का खिलौना बन गए हैं, और चीन का खिलौना बहुत दिन तक नहीं चलता। चीन का बहुत बढ़िया सामान का गारंटी नहीं होती तो ये कितना दिन चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अयोध्या वाले हैं वो नकली हैं, सीता माता और राम नेपाल के थे। मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अगर नेपाल के थे तो वो जमीन हमारी है। जिस जमीन पर भगवान राम ने जन्म लिया वो तो स्वाभाविक से हमारी है, फिर तेरी कहाँ से हुई? चिंता ना कर, हम उस पर दावा देने वाले हैं, कब्जा करने वाले हैं। क्योंकि कुछ चीन कब्जा कर लेगा, कुछ हम कब्जा कर लेंगे, फिर नेपाल की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ये नेपाल के प्रधानमंत्री के कुकर्मों से होगा, उनके राजनीतिक भूल से होगा, इसके लिए हम दोषी नहीं है। खैर, आज ये सब मुद्दा नहीं था, आज और भी कई चीज़ें हुई, लेकिन उन सबसे बढ़कर के जो आज चीज़ हुई वो समाचार में कल से ही ना तो चीन की लड़ाई दिखाया जा रहा है, ना कोरोना दिखाया जा रहा है, ना विकास दुबे दिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है सिवाय सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। तो चर्चा हम भी सचिन पायलट, अगर धारा के विरुद्ध कहने से कोई बात नहीं है। भोजपुरी में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाना चाहिए, ब्याह जिसका हो उसी का गीत हो, शादी में श्राद्ध का मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात सचिन पायलट पर ही हो। मित्रों, सचिन पायलट को रोकते हैं। आप एक वाकया आपको बताता हूं, मैं गवाही हूं। अमूमन मेरा सौभाग्य प्राप्त है कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं से मिलने का। ये उस वक्त का बात है जब कांग्रेस सरकार बनाई नहीं थी, बनाने का प्रयास कर रही थी। राहुल गांधी नया नया राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। अब लग रहा था कि अध्यक्ष यही बनेंगे, अब उनके हाथ में सत्ता दी जा रही है। तब राहुल गांधी ने एक फरमान जारी किया। फरमानी कांग्रेस के आला कमान तो फरमानी जारी करेगा कि भाई आप लोग सदस्यता पर्ची में ना बनाएं, उसकी बाकायदे सीडी बनाएं, उसका फोटो लें, उसकी पूरी डिटेल लें और एक सीडी में उसकी डिटेल लेकर के पार्टी ऑफिस में जमा करें। मैं राहुल गांधी से मिला और इस बात का विरोध किया।
मैंने बोला कि कांग्रेस की सदस्यता और कांग्रेस का पदाधिकारी कोई यूपीएससी परीक्षा नहीं है जिसको परीक्षा पास करके बनता है आदमी। ये इसलिए बना जाता है। मैं फलाने वाले नेता के साथ इसलिए आया हूँ कि वो आराम से आपसे मिलवा देंगे, क्योंकि मेरे नाम पर आप अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, सोनिया जी नहीं देंगी। प्रियंका गांधी उस वक्त लाइमलाइट में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त प्रियंका गांधी अपने कोठरी के अंदर ही रहा करती थी। कोठरी और कोठरी के बीच में उनका आना जाना था। आम लोगों से वो अब थोड़ी मिल लेते हैं राजनीतिक मजबूरी में, तब नहीं मिलती थी। तब सोनिया जी और राहुल जी ही मिलते थे। आमतौर पर हम जैसे साधारण लोगों को राहुल गांधी मिलते थे। सोनिया जी तो फिर भी बस फोटो खिंचाने के लिए मिल पाई है, चर्चा उर्चा मौका नहीं दिया है। मैं झूठ आपको बोलूं कि जो वो मेरे से राय लेते हैं, मेरी बात सुन के नहीं, राहुल गांधी नहीं सुने तो सोनिया जी एक दो बातें खत्म। वाकया है, मैं राहुल गांधी जी को मिलने गया था। सीन ये था कि राहुल गांधी 10 जनपद माता जी के मकान में मिले। एक एस्बेस्टस का शेड बना हुआ है, वहाँ बड़ा कूलर वूलर का ठीक ठाक व्यवस्था था, और वहाँ पर पीएम डीएम सीएम हर स्तर का आदमी एक ही लाइन में बैठा हुआ था। मतलब मेरे बगल में एक मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ अभिषेक शुभ आशीर्वाद। अब एक मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, वर्तमान में भी थे, उनका नाम नहीं लूँगा। पूर्वांचल के मतलब पूर्वोत्तर के भी कुछ लोग आए थे। राहुल गांधी कूद कूद के उन सब लोगों से मिलते थे। मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ प्राइवेट में बात करनी है, क्या हम कहीं चल सकते हैं? उन्होंने क्यों? तो असल में मैं जिस आदमी की शिकायत करने गया था वो भी वहीं थे, हमारे साथी। तो मैं वैसे ही कहा कि मुझे इनकी शिकायत करनी है, इनके सामने सुनेंगे? बोले हाँ सामने सुनेंगे, तभी तो आमने सामने पूछ लूंगा ना, फिर कहा कि तुम जाओ फिर उनसे पूछेंगे, बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा कि जी यही कहो। मैं बोला ठीक है, मैं मेल करूंगा, आप मेल चेक कर लीजिएगा। तो मैंने मेल किया, उन्होंने चेक किया, नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन वो जो चीज़ मैंने पढ़ा ना, वो 1-1.5 घंटा तक मैं रहा। जो चीज़ वहाँ पढ़ा, मैं उसको ऑब्जर्वेशन के लिए एक बहुत ही पुराने नेता से मिला। वो बिहार के नेता थे, कांग्रेस के नहीं थे, दूसरे पार्टी के थे। हमारा ना बुजुर्गों से बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि हम श्रद्धेय राम सुंदर दास, परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जैसे लोगों के सानिध्य में रहे हैं, तो पुराने और बुजुर्ग लोगों से आसानी से मिल लेते हैं, क्योंकि वो लोग रिटायर लोग हैं। अब वर्तमान वाला हमसे क्यों मिलेगा? अभी वाला सांसद क्यों मिलेगा? हमसे तो वही मिलेगा जो पूर्व वाला है, जिसको कोई नहीं मिलता, वो हमसे मिलेगा। तो मैं उनसे एक बात कहा कि जी ऐसे ऐसी बात है। उस आदमी ने बोला कि राकेश से तुमको कैसा लगता है? मैं बोला देखिए सर, अगर ये हो जाता है, राहुल गांधी की ये बात हो जाती है, तो आप समझिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि देखिए हम लोग पर्ची का खेल जानते हैं। पर्ची लिया, पर्ची का 5 रुपया का मल्टीप्लाई करके जमा करके बोले जी हमने 5 पर्ची काट ली, और पार्टी में ऐसा 5 पर्ची काट लिया। हर आदमी के पास 100-500 रुपया रहता है, 5 रुपया अपने जमा किया, पर्ची काहे लिए कोई काटने। हम किसी की मेमोरी बनाने जाते नहीं, 5-10 पर्ची ले लिए, फिर महीने बाद फिर 10 पर्ची ले ली, 10 पर्ची का पूरा पैसा जमा कर दिया। असल में कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता हम किसी को नहीं बना पाते हैं। बस पार्टी कहती है कि 10,000 आदमी बन गए, असल में 10 आदमी भी नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर ये राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों का फोटो लगेगा, आई कार्ड लगेगा और इसकी बकायदा सीडी बनेगी, तो अब तो मजबूरी है ना, फोटो कहाँ से लाएंगे? तो फोटो किन्हीं किसी से लाएंगे। हालांकि उसमें भी बड़ी खेल हो गई, फोटो स्टूडियो के यहाँ जा करके फोटो वोटो लोगों ने लिया, लेकिन फिर भी फोटो स्टूडियो से कितना फोटो ले लेंगे? जेन्युइन फोटो तो आपको उनके आदमी से ही लेना पड़ेगा ना, पता ये सब लिखना था। लेकिन तभी से राहुल गांधी का विरोध राहुल गांधी के अंदर ही शुरू हो गया, क्योंकि तब वो जो बड़े भूपति लोग कांग्रेस के 24 अकबर रोड में बैठते हैं, उनको कोई बाहर में नहीं जानता। और राहुल गांधी ने यह लगाया था कि भाई अगर हमारा एक ही मेंबर बने तो बने, उसको पता हो कि मैं कांग्रेस का मेंबर बना हूं अपनी मर्जी से। अगर आप एक ही मेंबर को बना रहे हैं तो मेंबर बनाइए, उसको पता चले कि हमने इन नीतियों को माना है और क्या है। फिर वो होता ना हमारे यहाँ ठोक बजा करके, वो फिर आपके बाहर नहीं जाएगा, आपकी नीतियों को इतना जल्दी हिल नहीं जाएगा। उसी दिन से राहुल गांधी का कांग्रेस के अंदर विरोध शुरू हो गया। उसी दिन से पप्पू तप्पू ये सब उन्हीं के लोग प्लांट करने लगे, उन्हीं के लोग उनका मीम बनाने लगे, उन्हीं के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ये हो आवा गया। राहुल गांधी असहाय हो गए, क्योंकि वो अपने से तो कुछ कर पाते नहीं हैं, और बाकी जो उनके जो टीम थी वो कर नहीं पाई, खत्म हो गया मामला। एनीवे, अब इस बीच सरकार बनी, वो परिस्थितियों से बनी, कोई कांग्रेस के मेहनत करने से नहीं बनी, वो परिस्थिति से बनी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए गए। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम करके युवाओं को पिक किया। मुंबई में संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, सुनील तंवर, ये वो एक शिवसेना के थे जो मुख्यमंत्री भी बने थे, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, उसका बेटा बाद में कांग्रेस में आए, उनका अब भाजपा में है।
वो सब जो नए नए लोग थे ना, हमारे आरपीएन सिंह, इन सब लोगों को पार्टी में लाए, मंत्री पद दिलवाया। तब भी इन मंत्रियों को कोई सीरियस मंत्री बड़ा वाला लेता ही नहीं था। राहुल गांधी सब युवाओं को तैयार किए, सरकार रही। उस वक्त भी ये रोना धोना था कि सीनियर हमको सुनते नहीं, हमारा वर्चस्व नहीं करते। आरपीएन भाई तो कई बार सुना कि हम बेमतलब के पेट्रोलियम मंत्री और सड़क मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन हमको कोई सुनता ही नहीं है। ये कई ऐसे युवाओं का एक ऑब्जेक्शन था। स्थिति बनी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई, राहुल गांधी जी की अध्यक्षता चली गई, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष बनी तो सोनिया जी बनी, प्रियंका जी को लाइमलाइट में ले आया गया। अब स्थिति जो हो रही है, जितने आदमी बगावत कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं या निकाले जा रहे हैं या जो अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए तो वही लोग हैं जो राहुल गांधी के लोग हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे चले जाते हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र कहीं जा रहा है। ये सब लोग खाने पीने हंसी मजाक वाले लोग हैं, साथ में सिनेमा देखने वाले लोग हैं, एक साथ बैठ करके जो दो जवान लोग बात करते हैं उस तरह के लोग हैं। मतलब ये लोग रहते हैं तो कोई जरूर नहीं है कि सिर्फ औपचारिक राजनीति की बात हो, कुछ हंसी मजाक में भी बात होती है, कुछ वो युवाओं वाले भी बात होती है। हम यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहते। हर जवान लोग जो बात करते हैं इस तरह की भी बात इन लोगों, मतलब इतना फेमिलियर ये लोग हैं। अगर ये कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो या छोड़ रहे हैं तो यहां दो बात आती है। मैं दोनों बात आपके सामने रखूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप मेरे इन बात से माने तो एक बार पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचे और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। ये बात आपके सामने रखने दें। इसके दो पॉइंट है। दो पॉइंट समझने से पहले आपको यहां विराम देता हूं। कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा पीछे जाइए। याद करिए, नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने सोनिया गांधी के ना रहने के, मतलब ना चाहने के बाद भी। सोनिया गांधी जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री मंजूर की तो उनको लगा कि नरसिम्हा राव आकर के ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ आकर के ड्यूटी लेंगे, पूछेंगे कि जी मैडम जी आज का रोस्टर क्या है, आज क्या करना है, वो क्या करना है। हाँ, पुरंजन जी नमस्कार, संतोष सिंह जी को नमस्कार। वो नरसिम्हा राव मतलब मेरे चाकर होंगे। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को रिमोट से चलाते थे उस तरह से राव साहब भी चलेंगे। लेकिन राव साहब ठहरे घुटे पिटे राजनीतिक आदमी। राव साहब की अपनी राजनीतिक चरित्र थी। राव साहब जमीन के तपे हुए नेता थे। राव साहब कोई सरकारी अधिकारी नहीं थे और राव साहब कोई सत्तालुलुप भी नहीं थे कि जी हमको हर हाल में सत्ता ही चाहिए, कुर्सी चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, मनमोहन सिंह की चरित्र थी चाहे कुछ भी करो पर कुर्सी जरूर दे। सीट के बगैर मनमोहन सिंह कभी नहीं रहे। उसके लिए उनको लालत मलाल कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार दोबारा से मनमोहन सिंह के चाहने वालों से क्षमा मांगते हुए बात कह रहा हूँ। आप इतिहास देख लिए, मनमोहन सिंह जब लाइमलाइट में आए हैं बिना पद के कभी नहीं रहे। कांग्रेस सरकार नहीं रहे तो किसी और के साथ जुट करके किसी कमेटी में चले गए, कभी यूजीसी में चेयरमैन बन गए, कुछ रहे हैं, वो एक अलग होता है। तो सोनिया गांधी का मन टूट गया नरसिम्हा राव साहब से। अब नरसिम्हा राव जीते हुए सरकार है, चुने हुए प्रधानमंत्री, उनको हटाया तो जा नहीं सकता। क्या करें? उन्होंने उस वक्त कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव में अर्जुन सिंह को खड़ा कर दिया। मजे की बात है कि आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कार्य समिति कोई प्रस्ताव पास नहीं करती, लेकिन कार्य समिति के चुनाव में अर्जुन सिंह नरसिम्हा राव से ज्यादा वोट पा गए। अब तकनीक रूप अब उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना था। अब नैतिकता होता तो प्रधानमंत्री तक पहुंच पाते। मतलब राजनीति में नैतिकता, ये तो दो अलग अलग बात हुई ना। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, नैतिकता चर्चा होती है, बट नैतिकता राजनीति में होती कहाँ? कहने के लिए होती है, असल में होती नहीं है। नरसिम्हा राव पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कार्य समिति को भंग कर दिया। बोला कि इसमें दलित वर्ग की प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानते, इसको दोबारा से बनाएंगे। और फिर जब दोबारा से बनाएंगे तो वही लोगों को बनाएंगे जो लोग नरसिम्हा राव की जय जय करें, जैसा कांग्रेस कल्चर में, जैसा भाजपा में है, सपा में है, बसपा में है। अध्यक्ष के जो बोले वो सही, खाता ना बही, जो अध्यक्ष बोले वही सही। नरसिम्हा राव ने बाद में वही किया। सोनिया गांधी की चाल फेल हो गई। अब सोनिया गांधी ने क्या किया कि अपने जो खास लोग थे उन लोगों को बोला कि आप कांग्रेस से रिजाइन कर दो। उस वक्त लगा कि ये कांग्रेस के बगावती लोग हैं, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, इस सब लोगों को ध्यान रखे, शरद पवार, ये सब के सब लोग उस वक्त कांग्रेस से आके कांग्रेस तिवारी बनाए। ये सोनिया गांधी के सारे खास लोग थे जो सोनिया गांधी के इशारे पर नरसिम्हा राव साहब को स्थिर करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए कांग्रेस को तोड़े। अब जब वो कांग्रेस के लिए तोड़े तब जा करके तिवारी कांग्रेस बना।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाद में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो वो सारे के सारे लोग को उत्कोच मिला, पुरस्कार मिला कांग्रेस तोड़ने का। अर्जुन सिंह एकदम नंबर 2 की पोजीशन पर है। एनडी तिवारी का इतनी बदनामी होने के बाद, उनके सीडी वीडियो और कई तरह की बातें हो जाने के बाद भी वो बेचारे मंत्री बने, उसके बाद गवर्नर बने। मतलब उनका कब्र में पांव लटका था तब भी सिंहासन उनको दिया गया था, उसका पुरस्कार उनको दिया गया। जो जो लोग उस वक्त उनका विरोध किए तो सब लोग पुरस्कृत हुए। कहीं ये बात फिर तो नहीं हो रही है? ये मेरा आशंका नहीं है, लग रहा है मुझे। क्योंकि देखिए उस वक्त जितने लोग कांग्रेस को छोड़ रहे थे, निकाले जा रहे थे, बगावत कर रहे थे, वो सबके सब बाद में पुरस्कृत हुए। आज स्थिति यही है कि जो लोग कांग्रेस से निकाले जा रहे हैं, प्रताड़ित करने जा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वो सब के सब सीधे राहुल गांधी के संपर्क वाले लोग हैं। और राहुल गांधी ने इन लोगों को बनाया था। देख लीजिए, राहुल गांधी का बनाया हुआ माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं। मिलिंद देवड़ा रोज रोज बगावती सुर लगा रहा है। वो मैं नाम फिर से भूल रहा हूँ, महाराष्ट्र का ही था, शिवसेना में थे, फिर मुख्यमंत्री बने, अभी भाजपा में है। उनका बेटा बड़ा उत्पाती है, उसने भी अलग अलग बयान दिया हुआ है। आरपीएन सिंह चुपे बैठे हैं बेचारे, वो सोच ही नहीं पा रहे कि मैं इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ। सुनील तंवर अध्यक्ष पद छोड़ ही चुका है। अब राजेश पायलट के बेटे का, सचिन पायलट का आप सब देख ही रहे हैं। और भी बहुत, हमें कितना नाम, महाराष्ट्र का मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होता था संजय निरुपम, अध्यक्ष होते हुए भी उसको ऐसी स्थिति बनाई गई कि वहां से छोड़ दे। मतलब जितने लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है, उनको परेशान किया जा रहा है, वो सब के सब राहुल गांधी के बनाए हुए लोग हैं, राहुल गांधी के चुने हुए लोग हैं। तो क्या मैं आशंका व्यक्त ना करूं कि भाई ये सब के सब उन्हीं लोगों को कांग्रेस परेशान कर रही है जो राहुल गांधी के सीधे संपर्क में है, जो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं और जिनको राहुल गांधी ने नेता बनाया। तो क्या कांग्रेस में आई कमान की, आई फिर से हाई कमान नहीं, आई कमान, आई अंग्रेजी वाला मतलब मैं कमान। अब कांग्रेस में कौन मैं कमान है? क्योंकि वहां पर राकेश परमार को तो अध्यक्ष बनने का चांस ही नहीं है। और जितने लोग हैं वो कांग्रेस में, वो तो सबके वहां पर अध्यक्ष नहीं बनेंगे। फिर उन लोगों को किस बात का है, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये सब बात है। 3 ही लोग वहां पर है, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी। और अब राहुल का बच्चा जी और राहुल का पति जी, प्रियंका का बच्चा जी और प्रियंका का पति जी। क्योंकि प्रियंका ने अपने बच्चे का नाम वाड्रा से हटा करके रेहान राजीव गांधी कर दिया। मतलब अगला अध्यक्ष उसको आना है या लड़ाई में आएगा? क्योंकि बेमतलब नाम नहीं बदलेगा। मैं राकेश सिंह परमार से अगर अहमदुल्ला खां बनता हूं तो कोई फायदा कुछ होगा तभी ना। आखिर में राकेश सिंह परमार इतना सुंदर नाम है, मेरी माता ने मेरा नाम राकेश रखा है, सिंह मेरी टाइटिल है और परमार वंश का मैं क्षत्रिय हूं। तो राकेश सिंह परमार, इसमें से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। ना तो मैं राकेश से बदलूंगा, ना ही मेरी सिंह कोई जाति बदल जाएगी। क्योंकि हमारे देश में धर्म बदलने का कानून है, जात बदलने का नहीं है। तो सिंह बदल नहीं सकता और परमार क्षत्रिय हूं, ये भी नहीं बदलेगा। तो मैं क्यों नाम बदलूंगा? हाँ, अगर मुझे लगेगा कि अब मुझे कांग्रेस का वसीयत संभालना है तो मैं राकेश परमार गांधी लिख दूंगा। क्योंकि अब लगेगा कि भाई हमको कुछ फायदा मिलने वाला है। वो प्रियंका गांधी ने अपने बेटे के साथ गांधी लगा दिया, राजीव गांधी लगा दिया है। आमतौर पर आदमी उसको लगाना था रेहान रावत वाड्रा या अपने रेहान सुरेंद्र रावत वाड्रा लगाती, लेकिन उन्होंने राजीव लगाया, वो अगला पीढ़ी है। ये सब मैं आपको लिंक बता रहा हूं, जो आप समझने का प्रयास करेगा समझ वो कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो भाजपा में कुछ बहुत पा रहे हैं तो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थे, मध्य प्रदेश के कदावर नेता नंबर 2 के हैसियत में थे। भाजपा में आने के बाद भी कोई प्रधानमंत्री तो उनको ऑफर किया नहीं गया होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कोई बनाए नहीं गए। सीन तो वही ना, जिस हैसियत में वो कांग्रेस में थे इसी हैसियत में ये थे। फिर उनको कांग्रेस में से हटने की मजबूरी क्यों आई? उस पार्टी से जो उनका घर था, जहां के अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट लेने की उनको जरूरत नहीं थी। आज वो नड्डा से अब बिना अपॉइंटमेंट मिलने में बता दूं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मेहनत किए थे, बिल्कुल इसमें नो डाउट। सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन अशोक गहलोत क्यों बने ये मैं आपको चर्चा नहीं करूंगा। हमको मालूम है कि अशोक गहलोत क्यों बने हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है। चौका के बाद चौकी में नहीं लानी चाहिए, मैं नहीं कहूंगा। बन गए अशोक गहलोत, कोई बात नहीं है। तो सचिन पायलट क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं। भाजपा में क्या वो कुछ ज्यादा हासिल कर लेंगे? नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं?
उसी तरह से मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस के विरुद्ध में बोल रहे हैं, तो क्या वो भाजपा में शामिल होकर के सरकार में जा रहे हैं? आरपीएन सिंह क्या जोगी जी के मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे? अशोक तंवर जो हरियाणा का कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, तो क्या वो खट्टर के सामने मुख्यमंत्री बन रहा है? वो जब लोग कुछ नहीं बन रहे तो छोड़ क्यों रहे हैं? असली राजनीतिक मुद्दा यही है। मेरा प्रश्न यही है कि आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? मेरे छोटे बुद्धि में जो आ रही है वो ये कि शायद ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको किसी का दबाव है। कोई चाहता है कि राहुल गांधी का नामो निशान राजनीति से मिटा दिया जाए, उनका नाम लेने वाले की हैसियत घटा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए या मिटा दिया जाए, ताकि अगर कल ऑक्यूपेशन हो, ऑक्यूपाई करने की, यहाँ ऑक्यूपाई शब्द इस्तेमाल करूँ मैं, ऑक्यूपाई मतलब कब्जा, अगर कल कब्जे की बात आए तो उसमें कोई संघर्ष ना हो और बहुत आसानी से मेरा कब्जा हो जाए। कौन कब्जा करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में तो तीनों हाई कमान है भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी। सोनिया जी की ईश्वर लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे, अब कितना दिन हो रहेंगे? लड़ाई तो फिर प्रियंका और राहुल में ही है। तो क्या मैं ये बिल्कुल कहूँ ना आपसे कि ये लड़ाई भाई बहन की है और ये भाई बहन की सत्ता का संघर्ष है, सत्ता पाने की, पार्टी पर काबूज पाने की? ये एक यक्ष प्रश्न बनता है। क्यों? क्योंकि जितने लोग अभी तड़पाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं या पार्टी से निकाले जा रहे हैं या निकलने पर मजबूर हो रहे हैं, उसमें से कोई भी आदमी सोनिया का गुट का नहीं है, प्रियंका का गुट का नहीं है, वो सबके सब राहुल गांधी के गुट के हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर किसी की दबाव तो था नहीं कि तुम छोड़ दो। राहुल गांधी के सामने तो आज भी कई दिन तक तो किसी ने अध्यक्षता लिया ही नहीं। लोग तो अध्यक्ष बन रहे, इस बात पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ना जी, आपके अलावा और कोई अध्यक्ष लेगा नहीं। किसी आदमी में साहस नहीं हो कि वो कहे कि ठीक है जी, मैं अध्यक्ष संभालने के लिए कर रहा हूँ, खड़ा हुए मान करके मानूंगा। अंत में वही सोनिया जी जिन्होंने अपने बढ़ती उम्र का हवाला दे करके अध्यक्ष छोड़ा था, वही कार्यवाहक अध्यक्ष है और अभी भी कार्यवाहक अध्यक्ष। अब मेन और फुल फाइनल अध्यक्ष कौन बनेगा? सोनिया जी के दोनों पुत्रों में से प्रियंका और राहुल ही बनेंगे। तो लड़ाई तो फिर इन दोनों के बीच ही है ना। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई से कांग्रेस बर्बाद हो रही है? कांग्रेस इस देश में बनी रहे ऐसा हम चाहते हैं, कांग्रेस मजबूत हो ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत होगी तभी नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे देश को मजबूती प्रदान करने में। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिस दिन लगेगा कि मेरे सामने कोई मैदान नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी लापरवाह हो जाएंगे। और इतना बड़ा देश लापरवाही से नहीं चल सकता, तलवार के धार पर ही चल सकता है। और जो चलाएगा उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कदम इधर उधर गई तो तलवार पर आपका पाँव है। उनको ये पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा भी डगमगाया तो राहुल गांधी मैं लाओ लश्करी सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है। कांग्रेस कभी भी हमारी सत्ता को चैलेंज करके पलट सकती है। तभी मोदी देश हित में, देश के लिए और देशवासियों के साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि कोई सत्ता है जो हमको चैलेंज कर सकती है। मित्रों, वैसे आज एक और विषय था, ये बड़ा गंभीर विषय मैं आज करूँ, हो सकता है अगर कल कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो तो इस विषय पर चर्चा करूँगा। एक बात और करता हूँ मित्रों, समाचार चैनलों पर एक बात बहुत जोर शोर से आया, जरा हंसी वाली भी बात करूँ तो उससे सीरियस हो रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा हंस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान से नहीं भी करते हैं, वो एक ही शब्द कह रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट ने बड़ा मेहनत किया था, पकाए कोई खाए, कोई थाली सजाए, कोई थाली खींच दिया, कोई बताइए क्या अधिकार था? अशोक गहलोत को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं था, सचिन पायलट ने किया था। पता नहीं कुछ जब मैं टीवी पर ये देखा ना, मुझे हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये उस पार्टी के लोग कर रहे हैं जहाँ पर अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में जबरदस्ती धकेल दिया गया है। जोशी जी को कोई सुन ही नहीं रहा है। अडवाणी जी, अटल जी बेचारे चले ही गए, सिकंदर बख्त अच्छा हुआ पहले ही निकल गए, जो विजय राजे सिंधिया जी अच्छा हुआ पहले ही चली गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, सजाने में अटल, अडवाणी, सिकंदर बख्त, विजय राजे सिंधिया का जो योगदान था, उनका योगदान कहीं परिलक्षित नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर अध्यक्ष ही माना जाए तो 2014 चुनाव की घोषणा से पहले राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और पूरा गांव शहर शहर घूम करके राजनाथ सिंह कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, जो उनका राजनीतिक धर्म भी था, और मनमोहन सिंह के 10 साल के सत्ता को चैलेंज किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाए।
लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो राजनाथ सिंह को कहा गया कि आप मंत्री बनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। इन लोग जब अपने पे आता है तो नहीं समझ पाते हैं, दूसरों पर बयानबाजी करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये अगर ये समझ ले तो फिर राजनीति क्यों रह जाएगी। ये हंसने के लिए था, लेकिन बड़ा सीरियस बात था। एक बात और हुई, उस पर मैं गंभीर चर्चा करूंगा, फिलहाल आपके सामने रख दूँ। वो पूरा आधे घंटा का कार्यक्रम है, बट फिर भी मैं आपके पास 10-5 मिनट में इसको कोशिश करूंगा कहने का। एक चीज और आई, ये गलत भी है और सही भी है। सबसे पहले गलत परसेप्शन जा रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। उधर कांग्रेस अपने विधायकों को समेटने में लगी है राजस्थान में, इधर सचिन पायलट गुड़गांव में डेरा डाले हुए अपने कुछ विधायकों को लेकर के। वो कसम कस के बीच इनकम टैक्स ने भी अपना एक रोल प्ले किया। मैं ये पहले तो मानूं कि इनकम टैक्स वालों का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग सरकारी महकमा है, उनको अगर कुछ लगा होगा तो छापा मार रहा होगा। लेकिन टाइमिंग कुछ होती है ना, राजनीति में टाइमिंग और परसेप्शन दो ही चीज़ तो बहुत महत्व रखता है। तो क्या उनको डराने के लिए किया जा रहा है कि भाई सचिन पायलट कमजोर पड़ रहे हैं तो कुछ सीबीआई का सहारा, कुछ इनकम टैक्स का सहारा, कुछ आईईडी की सहारा भी दिया जाए, कुछ तो मदद पहुंचाया जाए सचिन पायलट को? क्या ये है? अगर ये है तो फिर ये देश के राजनीति को रसातल में डाल रहा है और ये गलत परंपरा है। इसकी जितनी जल्दी समाप्ति कर दिया जाए उतना ही इस लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। और हम सब लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग ये दुआ करते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे इनकम टैक्स को घुमाने वालों को, इनकम टैक्स को नचाने वाले को, इनकम टैक्स को चबाने वाले को, कि इस तरह की हल्की ओछी काम ना किया जाए। इससे राजनीति होगा। मैदान जंग में आइए, लड़ करके जीतिए। पहलवान के दूध में नशे का गोली मिलाकर उसको ना पटकिए, ये पहलवानी नहीं है, ये कहता है। ये तो रहा पहली बात। अब दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं चोर नहीं हूं तो मुझे क्या डर, मैं अपना ऑफिस पुलिस के डीसीपी के ऑफिस में खोल लेता हूं। अगर मैं चोर नहीं हूं तो मैं तो कहूंगा मैं मेरा ऑफिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक कमरा दे दिया जाए, वहीं से फेसबुक लगाऊंगा। मैं बेमतलब मेरा कभी एसी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहता है लाइट आती जाती है, और कभी पसीने से लथपथ आपके सामने बोता हूँ और कभी एसी में ठंडक में बोता हूँ। पुलिस के हेडक्वार्टर में परमानेंट बिजली है और मुफ्त में एसी होगी। अगर मैं चोर रहा हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है? कमिश्नर के ऑफिस में बैठ करके बोलूंगा। अगर मुझे डर नहीं है तो इनकम टैक्स वाला आए साथ में बगल में बैठे, वो भी बताता रहे परमार ये वाला बात तुमने गलत कह दिया, तुम बढ़िया को। एक अच्छा होगा कि पढ़ा लिखा इनकम टैक्स IRS सब मेरे सामने आकर के मेरे को सलाह देगा। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत तभी है अगर मैं चोर हूं और पुलिस देखूंगा तो पुलिस को देख करके चोरी तो भी डरता है, घबराता है, डरता है। तो अगर आप चोर हैं तो आपको क्या मतलब ये कहने का कि टाइमिंग गलत है? आप चोर हैं तो आपके लिए क्या टाइम? आपका तो टाइम उसी दिन खराब हो गया था जब आप चोरी किए थे। फिर तो किसी भी दिन जितना दिन आपको मिला बोनस मिला। आप ईश्वर को दुआ करिए, महादेव की कृपा का सतमदक है कि हे प्रभु आपकी कृपा से इतना दिन में बच गया, अब यही आखिरी दिन थी। जिस तरह से वो डूबे गया था महाकाल के यहाँ कि हे महाकाल मुझको बता लीजिए। महाकाल बोले भैया काल के गाल में आए हो, हम महाकाल हैं, हम उस आदमी का रक्षा नहीं करते जो कई आदमी को काल के गाल में असमय भेज दिया। तुम भाई सही जगह पाए हो, यही तुम्हारा निर्णय होगा। और उन्होंने ATS वालों को बोला कर दे भाई एक्सीडेंट गाड़ी का, ये कितना हो बढ़िया से चलाएगा, इसका एक्सीडेंट ही होगा। तो आप अगर चोर हैं तो फिर आपको टाइमिंग से क्या मतलब? आपने चोरी किया है तो सजा भुगती है। फिर ये कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? अगर आप चोर नहीं है तो मैं बैठा हूँ, इधर आ भाई, तेरे बैंक में इतना लाख रुपया कहाँ से आया? देख लो जी, इतना इस कंपनी से, इतनी कंपनी से, इतनी कंपनी से, ये है जी, इतना यहाँ खर्चा देना कर, हाँ जी ये लो जी। एक कैश जमा किया जी, 30,000 रुपये कैश था फलाने जैसे मेरे ये जमा किया जी। 300 करोड़ जमा किया, मुझे बताना पड़ेगा कोई मेरे खाते में 300, 500, 1000 करोड़ कहाँ से आया? मैं साधारण आदमी 500 करोड़ कहाँ से लाया? मुझे बताना पड़ेगा, और नहीं बताऊंगा तो जेल जाना पड़ेगा। अगर मैंने चोरी किया है तो मैं क्यों रूं? और अगर मैं रूं तो फिर ये रुदाली का क्या फायदा? फिर आप सिंपैथी गेम क्यों कर रहे हैं कि जी आप सही गलत टाइम, उससे क्या मतलब है? अगर आपने चोरी किया है और आपके पास पुलिस आ रही है तो आपको टाइमिंग बताने की जरूरत नहीं है। आप चोर हैं, आप चोरी का वजह बताइए, रुदाली मत कीजिए। ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि टाइमिंग में कुछ नहीं होता। पहले अगर ये परसेप्शन है कि आप CBI ED ID को छोड़ रहे हैं अपने एक सहयोगी के रूप में अपने फायदे के लिए, परंपरा गलत है। पहली बात एकदम नहीं होना चाहिए। शुद्ध लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरा ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने चोरी किया है तो फिर वो सही गलत क्या मतलब? आप चोर हैं, आपको तो उसी दिन पकड़ लेना चाहिए था। इतना दिन लगा, ये आपको बोनस मिला है, आप भगवान का एहसान मानिए, कहीं कहीं कृपा निधान आपके साथ में बच गया। नहीं होनी चाहिए। खैर मित्रों,
राजस्थान में क्या होगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा केजरीवाल के रहने और जाने से फर्क होगा, क्योंकि केजरीवाल की बनाई नीतियाँ मेरे पर असर पड़ती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी जी की बनाई नीतियों का मुझ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा जो गांव में घर जमीन है वो योगी के बनाई नीतियों के अनुसार चलती है। मैं जब दिल्ली से गाँव जाऊँगा तो गाजियाबाद पार करते उत्तर प्रदेश में होते ही जाऊँगा, तो मुझे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। लेकिन फिर भी मीडिया खबर जो बेचने का परंपरा करती है, पहले डेंगू बेच रही थी, उसके बाद चीन बेचने लगी, चीन के बाद विकास दुबे को बेची, अब पायलट को बेच रही है। मीडिया को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मीडिया के पास खबर नहीं होता, इसीलिए वो दिखाती है कि मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अमिताभ बच्चन ने नाश्ता किया, बिग आज हल्की नींद ली है। अगर यही समाचार है तो आप अपने चैनल में भैंस का तबेला खोलिए। कोरोना में भैंस का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ेगा तो समाज में स्वस्थ परंपरा चालू होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबसे ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कृपा करते हैं कि अगर मेरी बातें आपको सही लग रहा है कि सचिन पायलट का विद्रोह नहीं है, ये असल में विद्रोह राहुल गांधी का है, अगर आपको लगता है मेरे बताए हुए तर्कों से अगर आप सहमत हैं तो एक बार पुनः मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना आशीर्वाद दें। और जिन लोगों ने शेयर किया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत एहसान मानता हूं, और जो लोग करेंगे उनके लिए भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। राजस्थान का जो होगा होगा, कोरोना या आपके घर में छुए ना, या आपके आजू बाजू ना आवे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश प्रभु आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।